नमस्कार। अभ्यास की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से आपको बताने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है दिष्टकारी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2024 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, इससे पहले 17-18 कई बार आया। क्वेश्चन आता है कि दिष्टकारी क्या है, दिष्टकरण से आप क्या समझते हैं, अर्धतरंग एवं पूर्णतरंग दिष्टकारी के परिपथ चित्र एवं क्रियाविधि को समझाइए। तो आपको इनमें से या तो हमसे अर्धतरंग पूछेगा या पूछेगा पूर्णतरंग दिष्टकारी। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि ये दिष्टकारी क्या है। देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं दिष्टकारी, इनकी रेक्टिफायर। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों को दिश संकेतों में, प्रत्यावर्ती यानी कि एसी सिग्नल्स को किसमें बदलता है, डीसी में। वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों को दिश संकेतों में परिवर्तित करता है उसे अपन कहते हैं दिष्टकारी। क्या कहते हैं, दिष्टकारी। ठीक है, ये दिष्टकारी की डेफिनेशन है। हो सकता है कि हमसे फिल इन द ब्लैंक में पूछ ले कि वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों को दिश संकेतों में परिवर्तित करता है कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, दिष्टकारी। दूसरा सुनिए, कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। कई बार पूछता है कि दिष्टकरण क्या है। क्या पूछता है, दिष्टकरण क्या है। तो दिष्टकरण सुनिए, प्रत्यावर्ती संकेतों को दिश संकेतों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दिष्टकरण। यानी कि प्रत्यावर्ती संकेतों को दिश संकेतों में बदलने वाला उपकरण तो क्या कहलाता है, दिष्टकारी। क्या कहलाता है, दिष्टकारी। और प्रत्यावर्ती संकेतों को दिश संकेतों में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको अपन कहते हैं दिष्टकरण। क्या बोलते हैं, दिष्टकरण। अब मुख्यतः कई बार ये पूछता है कि दिष्टकारी है क्या। तो देखो, दिष्टकारी के रूप में हम मुख्य रूप से पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। दिष्टकारी के रूप में हम मुख्य रूप से किसका उपयोग करते हैं, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह एक दिशीय युक्ति है। इसका मतलब क्या है, सुनिए। मतलब यह है कि अगर हम बात करें पीएन संधि डायोड की, तो ये पीएन संधि डायोड है। तो पीएन संधि डायोड का बाइशीकरण दो तरह का होता है। यदि हम इस पीएन संधि डायोड को बैटरी के धन से पी भाग को और एन भाग को बैटरी के ऋण से जोड़ दें, पी भाग को बैटरी के धन से, एन भाग को बैटरी के ऋण से जोड़ दें, तो इसे कहते हैं अग्रदैशिक बाइशीकरण। और अग्रदैशिक बाइशीकरण की अवस्था में अग्रदैशिक बाइशीकरण अग्रदैशिक बाइशीकरण की अवस्था में जो पीएन संधि डायोड होता है उसमें धारा बहती है मिली एम्पियर। कौन सी, मिली एम्पियर कोटि की, यानी 10 की घात -3 एम्पियर कोटि की। और जो इसमें अगर प्रतिरोध पूछ ले तो प्रतिरोध होता है 100 ओम कोटि का। इसीलिए पीएन संधि डायोड केवल अग्रबायस की अवस्था में तो धारा का चालन करता है, परंतु यदि हम इस पीएन संधि डायोड को पश्च बायस की अवस्था में कनेक्ट कर दें, पश्च बायस में मतलब ये पी भाग और ये एन, यहां से इसको जोड़ दें अपन माइनस से, इसको प्लस से। ठीक है, तो पश्च बायस की अवस्था में क्या होता है, पश्च बायस की अवस्था में पीएन संधि डायोड में जो धारा होती है वो माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है, 10 की घात -6। इस धारा का मान इतना कम होता है कि जब इसे साधारण परिपथों में प्रवाहित किया जाता है तो यह धारा साधारण परिपथों में प्रवाहित नहीं होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि केवल पीएन संधि डायोड अग्र बायस की अवस्था में तो काम करता है, पश्च बायस की अवस्था में कार्य नहीं करता। यहां से दो क्वेश्चन और पूछ सकता है अपन से। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पीएन संधि डायोड की अग्र बायस की अवस्था में धारा, तो पीएन संधि डायोड की अग्र बायस की अवस्था में एक तो धारा होती है मिली एम्पियर कोटि की। कौन सी एम्पियर कोटि की, मिली एम्पियर कोटि, 10 की घात -3। और प्रतिरोध जो होता है वो होता है कितना, 100 ओम कोटि का। एक क्वेश्चन और, अग्र बायस की अवस्था में जो धारा बहती है वो पी और एन के बहुसंख्यक आवेश वाहकों के, जो ज्यादा मात्रा में आवेश वाहक है उनके कारण में, जैसे पी भाग में बहुसंख्यक मिलते हैं हॉल, एन भाग में कौन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अग्र बायस की अवस्था में जो धारा है वो बहती है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। देखिए पश्च बायस की अवस्था में काम करें तो पश्च बायस की अवस्था में एक तो धारा माइक्रो एम्पियर कोटि की यानी कि 10 की घात -6 एम्पियर होती है। और यहाँ पे अगर प्रतिरोध की बात करें तो ये होता है मेगा ओम। मेगा ओम, इसका मतलब 10 की घात प्लस का 6 ओम कोटि का होता है। और पश्च बायस की अवस्था में धारा बहुत कम बहती है, क्योंकि पश्च बायस की अवस्था में धारा बहती है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। तो अपन आते हैं दिष्टकारी पे। देखिए अब हमने बात करी दिष्टकारी, तो दिष्टकारी दो प्रकार का होता है। दिष्टकारी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अर्धतरंग दिष्टकारी और एक होता है पूर्णतरंग दिष्टकारी। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। या तो अपन से पूछेगा कि दिष्टकरण क्या है, अर्धतरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाते हैं उसकी क्रियाविधि को समझाइए, या पूर्णतरंग। तो पहले अपन बात कर रहे हैं अर्धतरंग दिष्टकारी। क्या कर रहे हैं अपन, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अर्धतरंग दिष्टकारी देखो, तो सबसे पहले हमारे पास देखो ये प्रत्यावर्ती संकेत हैं, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे अगर हम एक चित्र बना दें ऐसे,
ये कोई x है और यहाँ से संकेत हमको ऐसे दिखाए जाए केवल ये आधे चक्र का ही करे और इसके संकेत हमको प्राप्त नहीं हो। तो सुनिए, वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों के आधे चक्र का ही उपयोग करता है या आधे चक्र का ही दिष्टकरण करता है उसे अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। क्योंकि वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों के आधे चक्र का ये उपकरण है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिखा दिया यहाँ पे तरंग दिखाई प्लस माइनस और यहाँ पे अपन को ये आउटपुट प्राप्त जो हो रहा है उस प्रकार से हो रहा है, ये मिल रहा है फिर ये गायब, ये मिल रहा है और फिर ये गायब। तो देखो दो चक्र है इसमें, तो दो चक्रों में से धन का हो रहा है ऋण गायब, धन का और ऋण गायब। तो ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों के आधे चक्र का ही उपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। अर्धतरंग दिष्टकारी के लिए परिपथ चित्र निम्न होता है। तो अर्धतरंग दिष्टकारी का एक बार आप परिपथ चित्र देख लें। परिपथ चित्र बिल्कुल सिंपल है, देखिए जरा ये देखो अर्धतरंग दिष्टकारी हमारे पास, यहां पर हम एक जोड़ देंगे प्रत्यावर्ती संकेत, ये है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, उसको कहते हैं VI, ठीक है। और ये हमारे पास यहां से इसको जोड़ देंगे अपन, और यहाँ पे जोड़ देंगे अपन ये PN संधि डायोड, इसके समांतर क्रम में जोड़ देंगे लोड प्रतिरोध और यहाँ पे ये जोड़ देंगे। ये इसका परिपथ चित्र है। ये जो दिख रहा है अपन को ये है ट्रांसफार्मर। क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली है ट्रांसफार्मर। क्या है ये है ट्रांसफार्मर, क्या है ट्रांसफार्मर। तो देखिए ये अर्धतरंग दिष्टकारी में ये प्राइमरी प्राथमिक कुंडली, ये सेकेंडरी कुंडली, इसका नाम है A, इसका नाम है B और यहाँ पे ये भाग हो गया, ये है डायोड D, ये इसका P भाग है, N भाग है। अब सुनो, यहाँ पे ये उत्पन्न वोल्टेज होगी कितनी, VS, और यहाँ पे लोड प्रतिरोध कितना है, RL है, RL। तो ये परिपथ चित्र है किसका, PN। तो हम ये कहेंगे कि अर्धतरंग दिष्टकारी में हम एक साधारण ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। साधारण ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में हमने एक प्रत्यावर्ती स्रोत को जोड़ा है, जबकि साधारण ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में हम एक PN संधि डायोड को जोड़ते हैं तथा PN संधि डायोड के श्रेणी क्रम में एक लोड प्रतिरोध को जोड़ते हैं। और इस प्रकार ये हमारे पास अर्धतरंग दिष्टकारी का क्या होता है, परिपथ चित्र। अब अगर हम बात करें कि अर्धतरंग दिष्टकारी की संरचना में कुछ नहीं लिखना, कि अर्धतरंग दिष्टकारी में एक साधारण ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है जिसकी प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती संकेतों को निवेशित कराया जाता है, जबकि द्वितीयक कुंडली में एक डायोड PN संधि डायोड जोड़ा जाता है, जबकि उसके श्रेणी क्रम में एक लोड प्रतिरोध को जोड़ा जाता है जहां पर हमको वोल्टेज प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, निर्गत वोल्टेज V0 प्राप्त होती है। V0 बराबर आएगा I0 इंटू में RL। अब बात कर रहे हैं हम क्रियाविधि की। क्रियाविधि में कैसे करेंगे, सुनो, क्रियाविधि में हम लिखेंगे कि जब PN संधि डायोड, हम क्या करें, देखो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता निवेशित कराई जाती है, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता निवेशित कराई जाती है तो ट्रांसफार्मर काम करता है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। इस पे काम करता है अन्योन्य प्रेरण। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता निवेशित कराई जाती है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में वोल्टता उत्पन्न होती है VS, प्रत्यावर्ती वोल्टता VS उत्पन्न होती है। यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में ये वोल्टेज है प्लस माइनस, तो इसमें द्वितीयक कुंडली में इस प्रकार से उत्पन्न होगी माइनस प्लस। अगर आपसे पूछ ले कि प्राथमिक कुंडली व द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टताओं के मध्य कलांतर कितना होता है, तो कलांतर कितना होगा बेटा, पाई। कितना होगा, पाई। अब सुनिए हो गया। तो अब हम बात करेंगे इसके लिए, देखो हम लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता के क्रियाविधि की बात करें हम, क्रियाविधि। तो हमने ये लिखा, जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता निवेशित कराई जाती है तो अन्योन्य प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र के लिए, देखो इसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न हुई उसके धनात्मक अर्ध चक्र के लिए बात करूं पहले, तो इस प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र के लिए ये वाला जो सिरा है A, प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्ध चक्र के लिए A सिरा धनावेशित
तथा बी सिरा ऋणावेशित हो जाता है, जिससे ये पी एन संधि डायोड का जो पी भाग है, ये वाला भाग पी, ये वाला भाग एन, तो पी एन संधि डायोड का पी भाग प्लस से जुड़ रहा है और एन भाग जुड़ रहा है माइनस से। तो जब धनात्मक अर्धचक्र की बात करेंगे तो ए भाग जुड़ता है धन से, बी भाग जुड़ता है ऋण से, जिसके कारण पी एन संधि डायोड अग्रबायस की अवस्था में आ जाता है। कौन सी बायस में? अग्रबायस की अवस्था में। और हम जानते हैं कि यदि पी एन संधि डायोड अग्रबायस की अवस्था में है तो ये धारा का चालन करेगा। जब इससे गुजरने वाली धारा लोड प्रतिरोध के सिरों पर पहुंचेगी तो हमें निर्गत वोल्टेज V0 बराबर I0 RL प्राप्त होती है। ये तो धनात्मक की बात करी। उसके बाद हम करें ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए। तो जब हम ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करते हैं इस वाले के लिए, तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, किसके लिए? ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए। तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए जो ए सिरा होता है, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ए सिरा तो हो जाता है नेगेटिव और इसका जो बी सिरा है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ए सिरा नेगेटिव तथा बी सिरा, देखो ये ए सिरा क्या हो जाएगा बेटा? अब ए सिरा तो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, तो ए सिरा तो हो जाएगा नेगेटिव और बी सिरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इस अवस्था में देखना पी भाग जुड़ रहा है नेगेटिव से, एन भाग जुड़ रहा है पॉजिटिव से। तो इस अवस्था में पी एन संधि डायोड कौन से बायस्क में आएगा? तो इस अवस्था में पी एन संधि डायोड पश्च बायस्क, इस अवस्था में पी एन संधि डायोड आता है पश्च बायस्क की अवस्था में। कौन से बायस्क में? पश्च बायस्क में, पश्च बायस्क में। और हम जानते हैं पश्च बायस्क की अवस्था में पी एन संधि डायोड धारा का चालन नहीं करेगा, और जब धारा का चालन नहीं करेगा तो लोड प्रतिरोध पर धारा नहीं पहुंचेगी, तो हमें निर्गत वोल्टता V0 बराबर कितनी प्राप्त होगी? 0। तो इससे हमारे पास एक बात स्पष्ट हो गई कि जब हम बात करें अर्धतरंग दिष्टकारी की, तो देखो जरा, तो अर्धतरंग दिष्टकारी के लिए जब हमने धनात्मक अर्धचक्र लिया, तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए जो पी एन संधि डायोड अग्रबायस की अवस्था में, तो हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है। लेकिन जब अपन ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करें तो पी एन संधि डायोड हो रहा है पश्च बायस की अवस्था में, और पश्च बायस की अवस्था में पी एन संधि डायोड कार्य नहीं करता, इसीलिए हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी। यदि हम अर्धतरंग दिष्टकारी के लिए निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत, निवेशी प्रत्यावर्ती संकेतों और निर्गत प्रत्यावर्ती संकेतों के मध्य तरंगे ग्राफ खींचे, तो वो तरंगे ग्राफ हमें निम्न प्रकार का प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा? देखो यहां से ये अपन को प्राप्त होगा, देखो ये ऐसे बना रहा हूं मैं, ये धन ऋण, तो यहां से इसको दिखा दे अपन, और यहां से यहाँ पे t और ये कितना है? 2t समय के लिए। देखो तो ये है निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता V0। तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए तो ये डायोड जो D है वो अग्रबायसित था, तो हमको संकेत प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए पी एन संधि डायोड पश्च बायस की अवस्था में है, तो इसलिए हमको संकेत प्राप्त नहीं होते, तो इसमें संकेत नहीं मिलेंगे। फिर धनात्मक अर्धचक्र के लिए फिर प्राप्त होंगे, ऋणात्मक के लिए नहीं प्राप्त होंगे। अर्थात जब हम एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती, निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत और निर्गत प्रत्यावर्ती संकेतों का ग्राफ खींचते हैं, उससे स्पष्ट होता है कि केवल हमें धनात्मक अर्धचक्र के लिए तो आउटपुट प्राप्त हो रहा है निर्गत संकेत, धनात्मक, ऋणात्मक के लिए नहीं हो रहा है। इसीलिए पूरे चक्र में से केवल आधे चक्र का उपयोग करता है, इसीलिए इसे अपन कहते हैं अर्धतरंग दिष्टकारी। क्या कहते हैं? अर्धतरंग दिष्टकारी। और अगर बात करें अर्धतरंग दिष्टकारी की, तो अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता हमको याद करनी है। अर्धतरंग दिष्टकारी की दक्षता होती है 40.6%। मतलब हमारे हिसाब से कि प्रत्यावर्ती संकेतों के आधे चक्र का उपयोग किया है, अगर आधे चक्रों का भी उपयोग किया है तो कम से कम कितना होना चाहिए? 50%। लेकिन उस 50% में से भी केवल 46.6% का ही उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। ये एक टॉपिक है। अर्धतरंग और पूर्ण तरंग में सेम प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। किसकी बात करेंगे? पूर्ण तरंग। देखो दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा। आपसे पूछेगा दिष्टकरण से आप क्या समझते हैं? पूर्ण तरंग दिष्टकारी की नामांकित चित्र और क्रियाविधि को समझाइए और उसके निवेशी व निर्गत संकेतों के मध्य ग्राफ खींचिए। क्या ये पूछता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, ये दे रखा था कि दिए गए चित्र में, यहां दे रखा था ऐसे संकेत, ये संकेत दे रखे थे ऐसे,
और यहाँ पे दे रखा था ये वाला कि दिए गए चित्र में x क्या है, इसका नाम बताइए और इसकी क्रियाविधि और प्रक्रिया को समझाइए। तो आप जब इसको देखेंगे तो ये प्लस का संकेत है, ये माइनस का संकेत है। तो देखो x में से जब गुजरा तो प्लस के लिए भी संकेत प्राप्त हो रहे हैं अपन को, माइनस के लिए भी, अर्थात पूरे की पूरे चक्र का उपयोग कर रहा है, इसीलिए ये x का नाम है। तो x यहाँ पे क्या कहलाएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार 24 में पूछा गया है, उससे पहले भी कई बार ये ऐसे ही दिया गया है क्वेश्चन, सेम टू सेम। तो अब हम बात कर रहे हैं पहले पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है। हम लिखेंगे वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों के पूरे चक्र का उपयोग करता है, अर्थात ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों के धनात्मक ऋणात्मक पूरे चक्र का ही दिष्टकरण कर देता है, उसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब हम बात करें परिपथ चित्र। आपसे पूछे पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र क्या है, तो उसका परिपथ चित्र एक बार देख लें जरा। देखो, पूर्ण तरंग अर्धतरंग दिष्टकारी में एक डायोड काम आता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड काम आएंगे। तो इसका परिपथ चित्र देखें एक बार जरा। देखो, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी बना रहा हूं, यहां पर देखो, ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक, ये है निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत, निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है, यहां पे देखो, एक डायोड तो यहां लग जाएगा, एक डायोड तो लगेगा इधर, एक डायोड तो यहां लग जाएगा इसमें, इस डायोड का नाम है D1, एक डायोड लग जाएगा इधर, यहाँ पे एक डायोड है, इस डायोड का नाम है D2, और इसको यहाँ जोड़ देंगे, इधर देखो, इधर, और इसके बीच में यहाँ पे एक मध्य निकासी ट्रांसफार्मर, यहाँ पे बीच में इसमें संकेत लगाए जाते हैं ऐसे। ये है लोड प्रतिरोध RL, जिस पर हमें वोल्टेज प्राप्त होगी कितनी, V0, कितनी प्राप्त होगी, ठीक है। ये वही ट्रांसफार्मर है, ये प्राथमिक कुंडली, ये सेकेंडरी कुंडली, इसका नाम है A, इसका नाम है B, और ये हमारे पास है ट्रांसफार्मर, क्या है ये, ट्रांसफार्मर। तो ये इसका परिपथ चित्र है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायोड D1 है और ये डायोड कितना है D2, ठीक है। और ये अब सुनिए, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होता है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हम साधारण ट्रांसफार्मर के स्थान पर मध्य निकासी ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। मध्य निकासी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बीच में क्या होते हैं, संकेत आते हैं। इसको अपन दूसरे से बना सकते हैं चित्र को। अब सुनो, तो मध्य निकासी ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या होता है, मध्य निकासी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक परिपथ में एक प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ा जाता है, जबकि उस ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में, सेकेंडरी कुंडली में, हमने 2 डायोड D1 और D2 को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ा है, तथा ट्रांसफार्मर के बीच में एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ा गया है, जो डायोड D1 में D2 दोनों के क्या है, समांतर है। तो ये हमारे पास इसकी हो गई संरचना, किसकी, दिष्टकारी की। अब हम बात करें क्रियाविधि की। क्रियाविधि अर्धतरंग और पूर्ण तरंग की बिल्कुल सेम टू सेम है। कैसे करेंगे, देखिए, हमने क्या कहा, जब प्रत्यावर्ती संकेत, देखो, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती संकेत निवेशित करवाए जाते हैं, ये देखो, ये जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती संकेत निवेशित कराए जाते हैं तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के कारण, तो अन्योन्य प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में भी वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, VS। कितनी उत्पन्न हो जाती है, VS। यानी कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में भी VS वोल्टेज ऐसी उत्पन्न होगी, प्लस माइनस। अब सुनिए, हो गया। अब वही अपन करेंगे कि प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक चक्र के लिए, फर्स्ट पहले बात करें अपन किसके लिए, धनात्मक चक्र के लिए। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक चक्र के लिए, तो देखो, जब प्रत्यावर्ती वोल्टता के हम धनात्मक अर्धचक्र की बात करेंगे, किसकी, धनात्मक अर्धचक्र की, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र के लिए जो इसका A सिरा है, A सिरा हो जाता है ऋणावेश, A सिरा तो हो जाएगा धनावेशित और B सिरा हो जाएगा ऋणावेशित। इसके कारण क्या होगा, डायोड D1 का जो P भाग है,
डायोड D1 का जो पी भाग है वो तो जुड़ रहा है बैटरी इस प्लस से, और डायोड D2 का जो पी भाग है वो जुड़ रहा है माइनस से। तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के धनात्मक अर्धचक्र के लिए ए सिरा धनात्मक तथा बी सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण डायोड D1 का पी भाग जुड़ता है प्लस से, इसलिए डायोड D1 तो हो जाता है अग्रबायसित। क्या हो जाता है? अग्रबायस्क में। और डायोड D2 की अगर बात करें तो डायोड D2 हो जाता है पश्चबायस्क में, क्योंकि माइनस से जुड़ रहा है। तो डायोड D2 क्या होगा? पश्चबायस्क में, पश्चबायसित हो जाता है। अब सुनिए, हम जानते हैं कि डायोड अग्रबायस की अवस्था में धारा का चालन करता है, पश्चबायस की अवस्था में धारा का चालन नहीं करता। इसीलिए डायोड D1 अग्रबायसित है, इसीलिए ये तो धारा का चालन करेगा, परंतु डायोड D2 पश्चबायसित होने के कारण धारा का चालन नहीं करता है। इसीलिए डायोड D1 से गुजरने वाली धारा I1, डायोड D2 कारण धारा कितनी है? 0। तो डायोड D1 से गुजरने वाली धारा इस लोड प्रतिरोध में से गुजरती है, और हमें धनात्मक अर्धचक्र के लिए लोड पर निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। ये धनात्मक के लिए। फिर हम बात करें ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए। अगर हम बात करें ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए तो दूसरा क्या है बेटा? सेकंड क्या लिखेंगे? ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए अगर हम ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करें तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए क्या होगा? देखो, ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए जो ए सिरा है ये तो हो जाएगा ऋणावेशित, और बी सिरा क्या हो जाएगा? धनावेशित। जिससे क्या होगा? जब ए सिरा धनावेशित है तो इस डायोड D1 का पी भाग जुड़ता है ऋण से, और डायोड D2 का पी भाग जुड़ता है धन से। तो जब ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करें तो डायोड D1 तो हो जाता है पश्चबायस्क में। किस में हो जाता है? पश्चबायस्क में, पश्चबायस्क में। और डायोड D2 हो जाता है कौन से बायस्क में? अग्रबायस्क में। कौन से बायस्क में? अग्रबायस्क में। तो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए ए सिरा ऋणावेशित तथा बी सिरा धनावेशित हो जाता है, जिसके कारण डायोड D1 पश्चबायसित तथा डायोड D2 अग्रबायसित हो जाता है, जिसके कारण डायोड D1 पश्चबायस्क में होने के कारण धारा का चालन नहीं करता है, परंतु डायोड D2 अग्रबायस्क में है इसलिए धारा का चालन करता है। तो D2 के कारण प्रवाहित धारा जब लोड प्रतिरोध में से गुजरती है तो भी हमें ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए भी संकेत प्राप्त होते हैं। अर्थात पूर्ण तरंग दिष्टकारी में धनात्मक अर्धचक्र के लिए तो D1 के कारण संकेत प्राप्त हो रहे हैं, और ऋणात्मक के लिए D2 कारण। इस प्रकार हम इस प्रत्यावर्ती संकेतों के धनात्मक और ऋणात्मक पूरे चक्र का ही उपयोग कर रहे हैं, अर्थात उसका दिष्टकरण कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की जो दक्षता होती है वो होती है 81.6%। कितनी होती है? सॉरी, 81 पॉइंट कितनी होती है? 2%। ये ध्यान रखना है। अर्धतरंग दिष्टकारी कितनी होती है? 40.6% होती है, जबकि पूर्ण तरंग की होती है 81.6%। तो हमसे इसमें एक इसका क्रियाविधि खत्म हो गई। एक और पूछता है ग्राफ, कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए उसके निवेशी व निर्गत संकेतों के मध्य ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? इधर देखो, तो ग्राफ बनाने के लिए मैं इधर देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपन ये लिख रहे हैं, तो ये आएगा निवेशी संकेत। क्या है? निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत। तो निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत ये लेंगे VI, ठीक है। इस प्रकार के होंगे, देखो यहां से दिखा देते हैं। ये देखो, ये निवेशी हो गए, है ना। यहां से ये वाले जो संकेत हैं ये हैं D1 के लिए, D1 डायोड किसके लिए? D1 के लिए। फिर दूसरा हम दिखाएंगे, ये आएगा डायोड किसके लिए? D2 के लिए। और फिर हमको चाहिए कंप्लीट आउटपुट। कंप्लीट क्या चाहिए? आउटपुट। देखो, कंप्लीट आउटपुट चाहिए अपन को, तो कंप्लीट आउटपुट के लिए नीचे दिखा देंगे ये वाली लाइन। तो देखिए जरा, ये धन ऋण धन ऋण, ये सॉरी ऋण। अब देखो यहां से अपन डॉट डॉट करके लाइन खींचेंगे ऐसे। ये चित्र कई बार पूछता है, ध्यान देना है अपन को। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए जो चित्र होता है तो लाइनें बराबर कर लेना आप लोग। अब देखो, तो धनात्मक अर्धचक्र के लिए देखो, धनात्मक प्रत्यावर्ती वोल्टा के धनात्मक अर्धचक्र के लिए डायोड D1 अग्रबायस्क में है, तो डायोड D1 के लिए तो हमको संकेत प्राप्त होंगे। ये डायोड D1 के लिए संकेत प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन D2 पश्चबायस्क में तो इससे कोई भी संकेत प्राप्त अपन को नहीं होंगे। तो देखो D1 के लिए प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राप्त हो रहा है, ये नहीं प्राप्त हो रहा, तो वापस हमको आउटपुट तो मिल रहा है, तो ये निर्गत संकेत।
तो ये यहाँ पे है निर्गत, यहाँ क्या आएगा निर्गत वोल्टता, कौन सी वोल्टता आएगी बेटा, निर्गत वोल्टता V0 ये प्राप्त हो रही है। फिर ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए डायोड D1 पश्च बायसित है, डायोड D2 अग्रबायसित है, तो डायोड D2 के कारण हमको संकेत प्राप्त होंगे, ठीक है। D1 के कारण नहीं प्राप्त हो रहे, D2 के कारण, अब दोनों को मिलाएंगे तो हमको आउटपुट प्राप्त हो रहा है। फिर वही धनात्मक अर्धचक्र के लिए D1 अग्रबायसित, तो इसके लिए प्राप्त होंगे, पश्च के लिए प्राप्त नहीं हो रहे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्राप्त होगा। फिर ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए D1 पश्च बायसित, D2 अग्रबायसित, तो ये प्राप्त होगा। उस प्रकार से ये अपन को प्राप्त, तो ये इसके लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए हमारे पास निर्गत व निवेशी संकेतों के मध्य तरंगीय ग्राफ होता है, ये अपन को ध्यान करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी कोई इसी प्रकार के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।